आपके सामने मुझे भाषा की पराधीनता के विषय पर बात करनी है। अपने भारत देश का आजादी के 63 साल के बाद ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भाषा के स्तर पर अभी तक हम स्वतंत्र नहीं हो पाए, स्वाधीन नहीं हो पाए। भाषा के स्तर पर अभी भी हमारे देश में बहुत गहरी गुलामी है और दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि आजादी के पहले ये भाषा की गुलामी जितनी थी, आजादी के 63 साल के बाद ये भाषा की गुलामी और अधिक बढ़ गई है और अधिक गहरी हो गई है। भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो गया है, लेकिन अंग्रेजियत की गुलामी, भाषा की गुलामी अभी भी इस देश में बरकरार है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है, अफसोस होता है कि दुनिया में बहुत सारे देश अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं। दुनिया में कुल 200 देश हैं। इनमें से 71 देशों का इतिहास ऐसा है जो अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं और गुलामी के लंबे दौर को उन्होंने झेला है, भोगा है। हमारे बहुत सारे पड़ोसी देश हैं। अफ्रीका काफी लंबे समय तक गुलाम रहा है, मलेशिया गुलाम रहा है, मिस्र गुलाम रहा है, इंडोनेशिया गुलाम रहा है, वर्मा गुलाम रहा है, श्रीलंका गुलाम रहा है। और अगर थोड़ा दूर में चलें तो ब्राजील, मैक्सिको, चिली, कोस्टारिका, कोलंबिया, क्यूबा जैसे देश अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं। जापान गुलाम हुआ है, चीन गुलाम हुआ है। दुनिया में ऐसे कुल मिलाकर 71 देश हैं जो अलग अलग समय पर किसी न किसी के गुलाम हुए हैं। कोई अंग्रेजों का गुलाम हुआ, कोई फ्रांसीसियों का गुलाम हुआ, कोई डच लोगों का गुलाम हुआ जिनको हॉलैंड निवासी कहा जाता है, कोई स्पेनिश लोगों का गुलाम हुआ, कोई पुर्तगालियों का गुलाम हुआ। अलग अलग समय पर बहुत सारे देश गुलाम हुए हैं, लेकिन गुलामी के बाद उन सभी देशों ने सबसे पहले अपनी मातृभाषा को स्थापित कराया है और सबसे पहले अपनी मातृभाषा को अपनाया है। और उसके बाद वो देश आजादी की राह पर इतने आगे बढ़े और इतने तेजी से भारत से भी बहुत आगे निकल गए हैं। कई सारे देश जो आजादी में भारत से पीछे रहे, माने जिनकी आजादी भारत के बाद आई है, जैसे मैं आपको नाम लेके उदाहरण दूं, हमारा पड़ोसी देश है चीन, जिसकी आजादी हमसे 2 साल बाद आई है। हम तो 1947 में आजाद हो गए, लेकिन चीन तो 1949 में जाकर एक बड़ी क्रांति के बाद आजाद हुआ। लेकिन चीन हमसे कई गुना आगे निकल चुका है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और वैश्विक ताकत के रूप में सारी दुनिया में चीन का डंका अभी बज रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को चीन में जाकर चीन की सरकार को सलामी देनी पड़ रही है, चीन की सरकार को नमस्ते करनी पड़ रही है। कभी भी ऐसा दुनिया में नहीं हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति चीन में जाकर चीन को सलामी दे। लेकिन अभी बराक ओबामा ये कहते हैं कि सारी दुनिया में अभी ताकत के रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण देश उभर रहा है वो चीन। ये चीन 1949 तक भुखमरी का शिकार था, दुनिया में सबसे पीछे गिने जाने वाले देशों में गिना जाता था। आज उसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज है, समाज व्यवस्था बहुत बेहतर है, राज्य प्रशासन उनके यहाँ काफी कुछ भ्रष्टाचार से मुक्त है। थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार वहाँ होता है, लेकिन ऐसा नहीं जैसे भारत में होता है। सारी दुनिया के लोग चीन का लोहा मान रहे हैं, चीन को नेता मान रहे हैं, चीन को विश्व गुरु की पदवी दी जा रही है। ये सब चीन का हो रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो चीन के विद्वानों से अगर आप ये पूछेंगे कि भाई आपने मुश्किल से पिछले 60-62 साल में इतनी तरक्की कैसे कर ली है, तो वो सब के सब एक ही बात कहते हैं, एक ही जवाब देते हैं कि हमने हमारी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया है, हमने हमारी मातृभाषा को अपने जीवन में लाया है, हमने हमारी मातृभाषा को विज्ञान और तकनीकी की भाषा बनाया है, हमने हमारी मातृभाषा को पाठशाला और विश्वविद्यालय की भाषा बनाया है, हमने हमारी मातृभाषा को शोध और प्रक्रिया की भाषा बनाया है। इसलिए हम दुनिया में इतनी तेजी से आगे बढ़ पाए हैं। चीन के विद्वानों का ये कहना है कि अगर चीन आज भी अंग्रेजी भाषा में डूबा रहता, क्योंकि आप जानते हैं चीन लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और अंग्रेजी भाषा में डूब गया। चीन के विद्वान कहते हैं कि अगर चीन अभी भी अंग्रेजियत में डूबा रहता, अंग्रेजी भाषा में डूबा रहता, तो चीन कभी भी 1947 और 1949 की स्थिति से आगे नहीं बढ़ पाता और इतना शक्तिशाली और ताकतवर देश नहीं हो पाता। हमारा पड़ोसी दूसरा देश जापान है। लंबे समय तक जापान गुलाम रहा अमेरिका का,
लंबे समय तक जापान गुलाम रहा है डच लोगों का, हॉलैंड वासियों का। लंबे समय तक जापान पर पुर्तगालियों ने भी राज किया है। लेकिन जापान जब आजाद हुआ इस विदेशी गुलामी से, तो जापान में भी सबसे पहला काम जो हुआ, उन्होंने अपनी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया और अपने जीवन के हर क्षेत्र में मातृभाषा को सम्मान दिया, मातृभाषा को प्रश्रय दिया, मातृभाषा का उपयोग किया। उसमें से जापान आज दुनिया के सबसे ताकतवर आर्थिक देशों में गिना जाने लगा है। आर्थिक ताकत जापान की इतनी बड़ी है कि अमेरिका की जो वित्तीय संस्थाएं हैं, अमेरिका के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ज्यादातर इस समय जापान के कब्जे में हैं। और अमेरिका की एक बड़ी संस्था मानी जाती है जो फिल्म बनाने वाली है, जिसको हॉलीवुड के नाम से सारी दुनिया जानती है। हॉलीवुड में फिल्में बनाने के लिए सबसे ज्यादा पैसा अगर लग रहा है तो वो जापान का पैसा लग रहा है। पूरा जापान का नियंत्रण वहां पर है। अमेरिका के होटल उद्योग में, अमेरिका के मोटर उद्योग में, अमेरिका के बीमा उद्योग में, अमेरिका के वित्तीय उद्योगों में सबसे ज्यादा ताकत अगर लगी है तो जापान की। अमेरिका के बाजार में सबसे ज्यादा चीजें हैं तो वो चीन की। अमेरिका के वित्तीय ताकत में सबसे बड़ी ताकत है तो जापान की। ये दोनों देश लगभग अमेरिका के बराबर खड़े हो गए हैं। आपको याद है कि इसी जापान को अमेरिका ने तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। 2 एटम बम गिराए गए थे 1945 में, एक हिरोशिमा पर और एक नागासाकी पर। लाखों जापान वासी उसमें मारे गए थे और देश की कमर टूट गई थी, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। लेकिन एटम बम गिरने के मात्र 65-66 वर्षों में जापान ऐसी ताकत से खड़ा हुआ है कि उनकी रीढ़ की हड्डी अब इतनी मजबूत है कि दूसरे बहुत सारे देश उनका सहारा लेकर दुनिया में चलने की कोशिश कर रहे हैं। जापान के विद्वानों से जब ये पूछा जाता है कि आपने इतनी जल्दी इतनी तेज तरक्की की है, इसका कारण क्या है, वो भी वही उत्तर देते हैं कि हमने जापान की भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा बनाया, मातृभाषा को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिया, जीवन के हर क्षेत्र में जापानी को अपनाया। वो प्राथमिक स्तर का कोई विद्यालय हो और विश्वविद्यालय स्तर की कोई शिक्षा हो, हर जगह जापानी भाषा वहाँ चलवाई। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, उनके सारे के सारे विश्वविद्यालय के संस्थान जो शोध करते हैं वो सब जापानी में काम करने लगे हैं। यही कारण है जापान के तरक्की करने का, विकास करने का। जापान के जो बड़े अर्थशास्त्री हैं वो ये कहा करते हैं कि किसी भी देश की तरक्की और विकास में सबसे बड़ा जो अनुदान होता है, सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है, वो उस देश की संकल्प शक्ति का होता है। हम लोग कई बार इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि किसी देश की तरक्की में, किसी देश के विकास में पूंजी का बहुत योगदान है, पैसे का। फिर हम यहाँ फंस जाते हैं आकर कि किसी देश की तरक्की में तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान है। फिर हम सोचने लगते हैं कि किसी देश की विकास का और उसकी तरक्की का विदेशी कंपनियों के द्वारा मदद करना बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जापान के अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री सब इस तर्क को नकारते हैं। वो ये कहते हैं कि किसी भी देश की तरक्की और उसके विकास में सबसे बड़ा योगदान होता है संकल्प शक्ति का, और वो मानते हैं कि संकल्प शक्ति मातृभाषा से ही आ सकती है। विदेशी भाषाओं में संकल्प नहीं लिए जाते और विदेशी भाषाओं के संकल्प कभी पूरे नहीं हो पाते। ये जापान की कहानी है। हम थोड़ा दूर चलें, कोई और देश की कहानी देखें, क्यूबा की कहानी देखें, ब्राजील की देखें। ब्राजील एक बहुत बड़ा देश है लैटिन अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, जो बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। हालांकि अमेरिका के नजदीक है, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी, ब्राजील अमेरिका के बिल्कुल नजदीक है। अमेरिका की सीमा से ब्राजील की सीमा लगती है, लेकिन ब्राजील देश में अमेरिका की भाषा अंग्रेजी नहीं चलती है, उनकी अपनी भाषा चलती है। लंबे समय तक ब्राजील भी गुलाम रहा है विदेशियों का, लेकिन आजादी के बाद उन्होंने भी अपनी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया, उसका सम्मान बढ़ाया, जीवन में मातृभाषा का हर कदम पर उपयोग बढ़ाया। उसमें से ब्राजील बहुत ताकतवर होकर निकला। दुनिया के 71 देशों की कहानी अगर आप देखेंगे तो ऐसी ही कहानी दिखाई देती है। ये तो मैंने कुछ नाम लिए जापान, चीन, ब्राजील जैसे देशों के, जो बहुत बड़े देश हैं दुनिया में, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, जिनकी आबादी बहुत बड़ी है, जिनके संसाधन बहुत हैं, जिनकी भौगोलिक सीमाएं बहुत बड़ी हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं दुनिया के छोटे छोटे देशों के, जिनकी भौगोलिक सीमाएं भारत के एक जिले से भी छोटी हैं, जिनकी आबादी भारत के एक जिले से भी कम है। भारत के सबसे छोटे जिले से भी छोटे देश दुनिया में बहुत हैं, और एक दो नहीं है, 24 हैं।
एक छोटा सा देश है उसका नाम है फिनलैंड, एक छोटा देश है उसका नाम है डेनमार्क, एक छोटा सा देश है उसका नाम है नॉर्वे। ऐसे दुनिया में 24 छोटे से देश हैं जो भारत के एक एक जिले से कम हैं, जिनकी आबादी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख के आसपास की है। बहुत अधिक हो तो 30 लाख की आबादी है। हमारे देश में तो कई जिले 30 लाख से कई गुने बड़े हैं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली तो अब राज्य हो गया है, लेकिन दिल्ली जैसे कई बड़े राज्यों के बराबर के जिले हैं हमारे देश में, जिनकी आबादी करोड़ों में है। लेकिन कई देश हैं जिनकी आबादी 15, 20, 22, 50 माने 30 लाख के आसपास है। उन देशों की कहानी भी अगर आप पढ़ेंगे तो उनकी कहानी भी यही है। जैसे फिनलैंड बहुत छोटा सा देश है, दुनिया के 200 देशों में सबसे छोटे देशों में उसकी गिनती होती है। मुश्किल से आबादी उनकी 30 लाख के आसपास है। इतने छोटे से देश ने एक संकल्प ले रखा है और ये संकल्प उनका 100 साल पुराना है। 100 साल पहले फिनलैंड गुलाम हो गया था और गुलामी के बाद उन्होंने आजादी पाई। आजादी के बाद उनका पहला संकल्प है जिसको 100 साल से उन्होंने टस से मस नहीं होने दिया, और वो संकल्प ये है कि हम कभी विदेशी भाषा में अपने देश में कोई काम नहीं करेंगे। फिनलैंड की सरकार चलेगी तो फिनिश भाषा में काम करेगी, फिनलैंड के विश्वविद्यालय चलेंगे तो फिनिश भाषा में काम करेंगे, फिनलैंड के बच्चों को प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतम शिक्षा दी जाएगी तो उनकी फिनिश भाषा में होगी, उनके यहाँ विज्ञान और तकनीकी का काम किया जाएगा तो फिनिश भाषा में होगा, उनके यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज चलाए जाएंगे तो फिनिश में होंगे, उनके यहाँ मेडिकल कॉलेज होंगे तो फिनिश में होंगे। छोटा सा देश फिनलैंड अपनी मातृभाषा को सीने से ऐसे चिपकाए हुए है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को छाती से चिपका कर रखती है। आसपास के देश इतना दबाव डालते रहते हैं फिनलैंड के ऊपर। अगर आप यूरोप का नक्शा देखेंगे तो फिनलैंड इंग्लैंड से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, फिनलैंड फ्रांस से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, स्पेन से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पुर्तगाल से भी ज्यादा दूर नहीं है, जर्मनी से भी ज्यादा दूर नहीं है। ये बहुत सारे बड़े देश हैं फिनलैंड के आसपास में। ये दबाव डालते रहते हैं फिनलैंड पर कि भाषा बदल दो, अंग्रेजी कर लो, भाषा के साथ साथ और भी चीजें बदल दो। लेकिन फिनलैंड के निवासी कहते हैं कि हमारी आजादी तब तक सुरक्षित है जब तक हमारी मातृभाषा सुरक्षित है। जिस दिन हमने मातृभाषा को छोड़ दिया उस दिन हमारी आजादी चली जाएगी। आप जरा कल्पना करिए थोड़ी देर के लिए कि 30 लाख की आबादी का छोटा सा देश जो 24-25 बड़े देशों से चारों तरफ घिरा हुआ है, जिसके पास अपनी सेना नहीं है, जिसके पास अपनी पुलिस व्यवस्था नहीं है, वो देश टिका हुआ है, अपनी आजादी को बरकरार रखे हुए है। 100 साल से उनकी आजादी बरकरार है। कोई दूसरे देश की हिम्मत नहीं है उनके देश में हस्तक्षेप करने की। तो वो कहते हैं इसका एक ही कारण है, उनकी मातृभाषा जो इस समय उनकी राष्ट्रभाषा है। फिनलैंड के बगल में और एक छोटा सा देश है डेनमार्क, बिल्कुल छोटा सा देश है। डेनमार्क की आबादी तो मुश्किल से 22 लाख के आसपास है। भारत में तो पता नहीं 22 लाख की आबादी के कितने अधिक जिले होंगे। वो डेनमार्क की मातृभाषा जो है वो डेनिश है और उनके यहाँ सब काम डेनिश में होता है। सारी दुनिया के जो भाषा विज्ञानी हैं वो इस बात पर हैरानी व्यक्त करते हैं कि दुनिया में शब्दों की संख्या के अनुसार सबसे छोटी भाषा है तो वो डेनिश भाषा है, जिसमें सबसे कम शब्द हैं। अगर सबसे कम शब्दों वाली भाषा डेनिश है पूरी दुनिया में, लेकिन फिर भी वो डेनमार्क की राष्ट्रभाषा है। डेनमार्क के इंजीनियरिंग कॉलेज डेनिश में चलते हैं, मेडिकल कॉलेज डेनिश में चलते हैं, मैनेजमेंट के कॉलेज उनके यहाँ डेनिश में चलते हैं। और डेनमार्क के निवासियों को ये बात कहते हुए बड़ी गर्व है कि भले हमारी मातृभाषा दुनिया में सबसे कम शब्दों वाली भाषा हो, लेकिन वो हमारी मातृभाषा है और उस पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। जैसे हम लोग कई बार आपस में बात करते हैं ना, भले हमारी माँ दूसरे की माँ से कम सुंदर हो, लेकिन वो हमारी माँ है और माँ जो है ना वो समझौते के लायक नहीं होती है। ऐसे ही डेनमार्क के निवासी इस गौरव से बात को कहते हैं, हमारी भाषा सबसे छोटी है तो क्या हुआ, हमारा देश सबसे छोटा है तो क्या हुआ, हमारा देश दुश्मनों से घिरा हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन हमने मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बना रखा है। और डेनमार्क के निवासियों के मन में इतना आत्मविश्वास है, वो ये कहते हैं कि जब तक हमारी मातृभाषा को हम सीने से चिपकाए रहेंगे, राष्ट्रभाषा बनाए रहेंगे, तब तक हमारे देश की आजादी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये छोटे छोटे देश, डेनमार्क है, इसी के नजदीक में और एक छोटा सा देश है
उसका नाम है स्वीडन। बहुत छोटा सा देश है। भारत की तुलना करेंगे तो स्वीडन भारत के किसी एक राज्य के आधे से भी कम में निपट जाएगा, सिमट जाएगा, इतना छोटा सा देश है। लेकिन स्वीडन के निवासी भी जब से आजाद हुए, एक समय स्वीडन भी गुलाम रहा विदेशियों का, लेकिन जब से स्वीडन आजाद हुआ उन्होंने स्वीडिश भाषा को मातृभाषा बनाया, और एक बार जो बनाया उससे वो पीछे नहीं हटे हैं और लगातार सारी दुनिया में स्वीडिश भाषा की पताका वो फहराने में लगे हुए हैं। तो फिनलैंड हो, डेनमार्क हो, स्वीडन हो, इन्हीं के पड़ोस में और एक बिल्कुल छोटा सा देश है, उसका नाम है नॉर्वे। नॉर्वे भी एक समय गुलाम हुआ था, 100 साल पहले लगभग वो भी आजाद हो गया। लेकिन नॉर्वे के लोगों ने आजादी के बाद जो सबसे पहला काम किया वो वही कि उनकी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया। आज नॉर्वे की राष्ट्रभाषा नॉर्वेजियन है और सारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, मैनेजमेंट की पढ़ाई, बचपन से लेकर आखिरी कक्षा तक की उच्चतम पढ़ाई, सब कुछ नॉर्वेजियन में होता है। तो दुनिया के छोटे छोटे देशों के उदाहरण ले लें या दुनिया के बड़े बड़े देशों के उदाहरण ले लें, सभी उदाहरणों से एक बात स्पष्ट होती है, वो ये कि जिस देश ने भी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया वो देश दुनिया में गर्व के साथ, सम्मान के साथ खड़ा है, भले वो छोटा हो या बड़ा हो। अर्थव्यवस्था में कोई देश बहुत छोटा हो सकता है, अर्थव्यवस्था में कोई दूसरा देश बहुत बड़ा हो सकता है, आबादी के हिसाब से कोई देश छोटा हो सकता है, आबादी के हिसाब से कोई देश बड़ा हो सकता है, भूगोल की सीमाओं के अनुसार कोई देश बहुत छोटा है, कोई देश बहुत बड़ा है। ये सब प्रश्न बाहर हो जाते हैं जब मूल प्रश्न उनके यहाँ मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का आता है। इन सभी देशों में एक बात जो मैं देखता हूँ समान है, वो ये कि ये देश कई मामलों में भिन्न भिन्न हैं, लेकिन एक मामले में एक जैसे हैं कि इन सब देशों ने मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया, जीवन का अंग बनाया, उसको आगे बढ़ाया, लगातार बढ़ा रहे हैं और गर्व और सम्मान के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सम्मानित स्वतंत्र देश की हैसियत पा रहे हैं। मैं अपने देश भारत की बात करता हूँ। अपने देश भारत का सबसे बड़ा दुख और दुर्भाग्य ये है कि दुनिया में आबादी के अनुसार सबसे बड़ा दूसरा देश, चीन पहला देश जिसकी आबादी 140 करोड़, भारत दूसरा देश जिसकी आबादी इस समय लगभग 119 करोड़। तो दुनिया में आबादी के बाद सबसे बड़ा दूसरा देश, दुनिया में प्राकृतिक संसाधनों में सबसे बड़ा देश। जितने प्राकृतिक संसाधन भारत में है वो चीन में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, यूरोप के देशों में नहीं। प्राकृतिक संसाधनों में सबसे बड़ा देश, दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टरों वाला देश, सबसे ज्यादा चिकित्सक अगर पूरी दुनिया में है तो भारत में, सबसे ज्यादा इंजीनियरों का देश अगर दुनिया में है तो वो भारत है, सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों का देश अगर दुनिया में है तो भारत है, सबसे बड़े किसानों का देश दुनिया में अगर कोई है तो वो भारत है, सबसे ज्यादा कुशल मजदूरों वाला देश दुनिया में अगर कोई है तो वो भारत है। माने कई मामलों में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है, 1-2 मामले में नंबर 2 पर है, लेकिन मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने में ये देश दुनिया का सबसे फिसड्डी देश है, सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ देश है। हमसे पहले और हमसे बाद जो भी देश आजाद हुए वो सबने मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बना लिया। अपना देश आजादी के 63 साल के बाद भी इंतजार कर रहा है कि कब भारत की मातृभाषा भारत की राष्ट्रभाषा बने और कब इस देश का विकास तेजी से हो और इस देश के विकास के रास्ते दूसरों के लिए खुले। भारत अभी भी हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना पाया। जो भारत की 22 भाषाएं संविधान में स्वीकृत की हैं, इनमें से किसी को भी राष्ट्रभाषा नहीं बना पाया। मैं तो कई बार यहाँ तक कहता हूँ कि अंग्रेजी को हटाओ, हिंदी को ला सकते हो तो लाओ, नहीं ला सकते हो तो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बना लो, सारे झगड़े भारत के खत्म हो जाएं। काफी लंबे समय तक इस देश में संस्कृत राष्ट्रभाषा रही है और जब तक इस देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत रही है, आप माने या न माने, ये देश दुनिया में सोने की चिड़िया रहा है और सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा रहा है। हमारे देश में सुवर्ण युग माना जाता है, सोने का युग माना जाता है। भारत का सबसे अच्छा समय, किसी भी इतिहासकार को पूछो, भारत का अध्ययन करने वाले भारतीय इतिहासकार से पूछो या भारत का अध्ययन करने वाले विदेशी इतिहासकारों से पूछो कि भारत का सोने का युग कब था, भारत सबसे अच्छा कब था, तो वो कहते हैं महर्षि चाणक्य के समय से लेकर 7वीं-8वीं शताब्दी तक का भारत दुनिया में सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा हुआ भारत था।
शिक्षा में सबसे ऊंचा, व्यापार में सबसे ऊंचा, तकनीकी विज्ञान में सबसे ऊंचा, दर्शन शास्त्र के ग्रंथों के लिखे जाने में सबसे ऊंचा, ज्ञान के स्तर में सबसे ऊंचा। माने सारी दुनिया के इतिहासकार इस बात पर अब मानते हैं, अब विवाद समाप्त हो गया है कि महर्षि चाणक्य का जो समय रहा, वहां से लेकर 7वीं 8वीं शताब्दी तक भारत पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर रहा है। कैसे रहा है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि संस्कृत उस समय देश की राष्ट्रभाषा रही, संस्कृत उस समय देश की राज्य भाषा रही, संस्कृत इस देश के लोगों के पढ़ने पढ़ाने की भाषा रही, संस्कृत इस देश में बोलने चालने की भाषा रही, संस्कृत इस देश में हर काम की भाषा रही है। विज्ञान की, तकनीकी की, विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए, चिकित्सा के लिए, सर्जरी के लिए, सब तरह के काम के लिए संस्कृत को हमारे यहाँ माध्यम बनाया गया और संस्कृत के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया गया। तो जब तक संस्कृत इस देश की राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा रही, तब तक भारत दुनिया में सिरमौर रहा, सबसे ऊंचा रहा। लेकिन जैसे जैसे भारत में संस्कृत का पराभव हुआ, जैसे जैसे संस्कृत की ऊंचाई कम होना शुरू हुई, संस्कृत का पतन शुरू हुआ, भारत का भी पराभव शुरू हुआ और भारत का भी पतन शुरू हुआ। ये कुछ संयोग नहीं है, इस पर गंभीर शोध करने की जरूरत है कि संस्कृत का पतन जैसे ही इस देश में शुरू हुआ, वैसे ही विदेशियों के आक्रमण भी शुरू हो गए इस देश में। पहला विदेशी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का 7वीं शताब्दी, फिर उसके बाद महमूद गजनवी, फिर उसके बाद लंबी एक श्रृंखला, तैमूर लंग, नादिर शाह वगैरह वगैरह, अहमद शाह अब्दाली, फिर बाबर और बाबर के परिवार के लोग, फिर उसके बाद पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर अंग्रेजों के पहले थोड़ा दिन फ्रांसीसी और स्पेनिश लोग। ये सारे के सारे विदेशी हमले भारत में उसी समय में हुए हैं जब संस्कृत हमारे देश में पतन की स्थिति में रही है, पराभव की स्थिति में रही है। संस्कृत की ऊंचाई जब तक बनी रही, राष्ट्र की ऊंचाई बनी रही। संस्कृत इस देश में जब तक ऊंचाई पर रही, राष्ट्र की स्वाधीनता इस देश की बची रही, स्वतंत्रता इस देश की बची रही। जैसे जैसे संस्कृत का पराभव हुआ, माने ज्ञान का पराभव हुआ, संस्कृत माने ज्ञान की भाषा, तो ज्ञान के स्तर पर जब हम नीचे गिरने लगे और ज्ञान के स्तर पर नीचे उतरने लगे, हमारे ऊपर विदेशी हमले शुरू हुए और फिर परोक्ष रूप से, बाद में प्रत्यक्ष रूप से हम विदेशी हमलों के शिकार हो गए और फिर गुलाम हो गए। गुलामी का एक लंबा दौर हमने देखा। अंग्रेजों की पूरी 250 साल की गुलामी देखी, फ्रांसीसियों की देखी, पुर्तगालियों की देखी, उसके पहले इस्लाम को मानने वाले शासकों की गुलामी भारत के कमोवेश 1/3 से आधे इलाके में हमने देखी। इस पूरे के पूरे गुलामी के दौर को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस दौर का सबसे बड़ा कारण है ज्ञान का गिरना, ज्ञान का पराभव और परोक्ष रूप से भाषा का पराभव, हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी राज्य भाषा का गिरते चले जाना, उसका समाप्त होते चले जाना और एक स्तर पर उसका बिल्कुल निष्प्राण हो जाना। और अंग्रेजों ने तो साजिश करके, षड्यंत्र करके भारत में चलने वाले 7,32,000 गुरुकुलों को, जो मूल रूप से संस्कृत में पढ़ाया करते थे और पढ़ा करते थे, जड़ से खत्म कर दिया था, बंद कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और उसी के कारण ये देश में बहुत गहरी गुलामी आ गई और उस गुलामी से आजाद होने के लिए हमने लंबा संघर्ष किया। इस देश की गुलामी के समय में आजादी का संघर्ष करने वाले जितने भी क्रांतिकारी थे, वो चाहे किसी भी नाम से इस देश में काम कर रहे हों, अगर हम नाना साहब पेशवा की बात करें तो, तात्या टोपे की बात करें तो, झांसी रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो, रानी कित्तूर चेन्नम्मा की बात करें तो, राव कुंवर बहादुर सिंह की बात करें तो, भारत के किसी भी क्रांतिकारी की बात करें, वो उत्तर भारत के हों, दक्षिण भारत के हों, पूर्व के हों, पश्चिम के हों, सभी क्रांतिकारियों का ये मानना था कि भारत की आजादी मातृभाषा से जुड़ी हुई है। जब तक हमारी मातृभाषा को सम्मान नहीं दिला पाएंगे, हम इस देश में आजादी नहीं ला पाएंगे। ये हमारे 1857 के दौर के क्रांतिकारियों का कहना था। नाना साहब पेशवा ने भारत की आजादी का एक घोषणा पत्र बनाया था। उस घोषणा पत्र का प्रथम वाक्य आप पढ़ेंगे तो आप में रोमांच पैदा हो जाएगा। नाना साहब पेशवा अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब भारत में आजादी का सूर्य उगेगा और वो दिन वो होगा जब हम हमारी मातृभाषा में देश के सारे काम कर पाएंगे, लोगों को न्याय मातृभाषा में मिले, लोगों को शिक्षा मातृभाषा में मिले, लोगों की आम बोलचाल मातृभाषा में हो, लोगों के जीवन का हर काम मातृभाषा में हो। हाँ, ऐसा दिन दूर नहीं है
हम बहुत जल्दी देख पाएंगे। ये नाना साहब पेशवा के घोषणा पत्र का प्रथम वाक्य है। माने वो मानते हैं कि आजादी की लड़ाई जो है और लड़ी जा रही है वो मातृभाषा की नींव पर ही खड़ी होगी। अब नाना साहब पेशवा का घोषणा पत्र हो या तात्या टोपे झांसी रानी लक्ष्मीबाई का संकल्प हो या कित्तूर चन्नम्मा का संकल्प हो या दूसरे दौर के जो आजादी के नेता माने जाते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का घोषणा पत्र आप पढ़ें, उसके पहले वाक्य में लिखा है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आप जानते हैं मूल रूप से मराठी भाषी थे। जन्म महाराष्ट्र में हुआ, शिक्षा मराठी में हुई, बोलचाल उनकी मराठी थी, सब कुछ वो मराठी थे। लेकिन जब राष्ट्रभाषा का सवाल आता था तो बेहिचक वो कहा करते थे, बहुत साहस से कहा करते थे कि राष्ट्रभाषा का स्थान तो सिर्फ हिंदी और हिंदी को ही मिल सकता है। भले मैं मराठी मातृभाषी हूँ लेकिन हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है। महात्मा गांधी भी इसी तरह के वाक्य कहा करते थे। महात्मा गांधी का मूल आप जानते हैं गुजरात, उनकी मातृभाषा गुजराती, लेकिन महात्मा गांधी ने एक बार नहीं सैकड़ों बार ये कहा कि इस भारत की राष्ट्रभाषा कोई हो सकती है तो वो हिंदी ही हो सकती है, क्योंकि हिंदी ही देश की एकता को बांधने की ताकत रखती है और हिंदी में वो शक्ति है कि पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर आगे बढ़ा सके। ऐसे ही हमारे देश के एक महान महापुरुष महर्षि दयानंद जी की भी बात अगर आप सुनेंगे तो वो भी यही मानते थे। मूलतः महर्षि दयानंद भी गुजराती भाषी थे। गुजरात में उनका जन्म हुआ, राजकोट जिले में, पढ़ाई संस्कृत में हुई, लेकिन वो बार बार ये कहा करते थे कि पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरो सकती है तो हिंदी है, पूरे देश को एक साथ बांध सकती है तो वो हिंदी है, और भारत की राष्ट्रभाषा होने का गौरव अगर मिल सकता है तो वो हिंदी को मिल सकता है। बस उनके कहने में और दूसरों के कहने में एक ही छोटा सा अंतर था कि महर्षि दयानंद जी का आग्रह इस बात पर था कि हिंदी होनी चाहिए, वो संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए, शुद्ध हिंदी होनी चाहिए, जो संस्कृत के ज्यादा शब्दों का उपयोग कर सके। बाकी सभी मामलों में दूसरे क्रांतिकारियों से उनके विचार मिलते जुलते थे। तो महर्षि दयानंद हो, महात्मा गांधी रहे हों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक रहे हों, ये सब आप जानते हैं 1850 से 1890 के दौर के सब क्रांतिवीर रहे। इसके बाद के जो क्रांतिवीर रहे, जैसे महर्षि अरविंद रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, चंद्रशेखर आजाद रहे, अशफाक उल्लाह रहे और हमारे देश के विनायक दामोदर सावरकर रहे, ऐसे जो तीसरे दौर के आजादी के नायक इस देश में थे, उनके लिखे हुए शब्दों को, उनके लिखे हुए लेखों को, उनके दिए गए भाषणों को आप सुनेंगे तो वो सब भी एक बात पर सहमत हैं, वो ये कि अंग्रेजी भाषा का स्थान भारत में अगर कोई ले सकता है तो वो भारत की मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी ही है, और जल्दी से जल्दी अंग्रेजी को भारत से विदा होना चाहिए और उसके स्थान पर हिंदी को राष्ट्रभाषा स्थापित किया जाना चाहिए। तो भारत के सभी दौर के क्रांतिकारियों की ये अभिलाषा रही, ये इच्छा रही कि भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो, साथ साथ में अंग्रेजी की गुलामी से भी आजाद हो और भारत की मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी इस देश में स्थापित हो। लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ इस देश में? 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए। अंग्रेजों से हमने आजादी ले ली या अंग्रेजों ने हमको आजादी दे दी। आजादी मिलने के थोड़े दिन पहले तक महात्मा गांधी ये कहा करते थे कि आजादी मिल गई जिस दिन, महात्मा गांधी लगभग 6 महीने पहले जून 1946 में ये बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आजादी मिलने के सिर्फ 6 महीने भारतवासी इंतजार करें, पूरे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी हो जाएगी और सरकार के कामकाज की भाषा हिंदी हो जाएगी, संसद और विधानसभाओं की भाषा हिंदी हो जाएगी। और महात्मा गांधी ने इतनी कड़ी बात कही थी कि जो संसद में बोलने वाला सांसद हिंदी में बात नहीं करेगा, जो विधानसभाओं में बोलने वाला विधायक हिंदी में बात नहीं करेगा, तो महात्मा गांधी कहा करते थे कि मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जो उनके खिलाफ आंदोलन करूंगा और अंग्रेजी में बोलने वालों को जेल में भिजवाऊंगा। इतने कड़े शब्द उन्होंने बोले थे। वो कहा करते थे कि आजादी के बाद भारत का कोई सांसद और विधायक अंग्रेजी में बात करे, इससे बड़ा भारत का अपमान कोई दूसरा नहीं हो सकता, और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि भारत का कोई सांसद और विधायक अंग्रेजी में बात करे। एक बार इससे भी ज्यादा कड़ी बात गांधी जी ने कही। गांधी जी ने कहा
कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए। जैसे